फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एमपी पुलिस में जीके एवं मैथ्स से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, झूलती मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं गोलकुंडा, लखनऊ, इलाहाबाद, अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद। अहमदाबाद में झूलती मीनार स्थित है, जिसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि सारंग नाम का कोई व्यक्ति था, उसके वजीर द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है कि झूलती मीनारें अहमदाबाद में सारंग के वजीर द्वारा बनवाई गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खेती होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं पर्वत पर, पठार पर, पर्वतीय घाटी पर, पहाड़ी ढाल पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी ढाल पर। चाय की खेती पहाड़ी ढाल पर होती है। एवं ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ पर होती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो असम के बागान हैं उनमें चाय की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? ऑप्शंस दिए गए हैं शेर, चीता, तेंदुआ, हाथी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीता। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर चीता जैसा पशु अंकित है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। वहीं इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछ लिया जाता है। तो आपको इसका राष्ट्रीयकरण भी याद रखना है कि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। दोस्तों इसके बारे में पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख वर्तमान में कौन है। तो आपको याद रखना है कि ये शक्तिकांत दास हैं। एवं आपसे पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो बुक्स आती हैं उस पर जो मेन चिन्ह है या लोगो है भारतीय रिजर्व बैंक का, वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि वह है काकरिया झील। दोस्तों काकरिया झील से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लोगो है वो किस चीज़ में का वर्णन है उस लोगों में। तो आपको याद रखना है कि काकरिया झील जो कि अहमदाबाद गुजरात में ही स्थित है, वहाँ से इसका लोगो लिया गया है। तो चलिए दोस्तों इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिल जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं राज्यों का संघ, अर्धसंघीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एकात्म राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के महासंघ के रूप में किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संग्रह है। एवं भारतीय संविधान में आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में केवल भारत और इंडिया नाम से ही भारत का उल्लेख है। हिंदुस्तान नाम का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। वहीं आपको इसमें याद रखना है कि इसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों अनुसूचियों से लगातार क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि इसमें 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं इराक, ईरान, मंगोलिया, मलेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान की संसद का नाम मजलिस है। दोस्तों हमने अपनी संसद वाली वीडियो में आपको ट्रिक से भी संसदों का नाम याद करना बताया था। यदि आपको संसद के नाम अच्छे से याद नहीं है तो आप उस वीडियो को देखकर आसानी से संसद का नाम भी याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं कानपुर, मेरठ, झांसी, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ किया गया था। वहीं आपसे पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें चिन्ह क्या था। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कमल और रोटी उसका चिन्ह था। दोस्तों ये
चिन्ह जरूर पूछा जाता है और बार बार क्वेश्चन बनता ही है इससे, तो आपको याद रखना है कि 1857 का स्वतंत्र संग्राम कमल और रोटी का चिन्ह था। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि मंगल पांडे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे पहली बार अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं 1815 ईस्वी, 1816 ईस्वी, 1817 ईस्वी, 1818 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में ही राजा राम मोहन रॉय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं बाढ़, दूध, फल, उर्वरक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूध। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड या इसे ही श्वेत क्रांति कहा जाता है के जनक कौन है। तो भारत में आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति की जनक या ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। वहीं दोस्तों आपसे हरित क्रांति के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको हरित क्रांति के जनक के बारे में भी याद रखना है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। लेकिन हमसे यहाँ ऑपरेशन फ्लड के बारे में अर्थात श्वेत क्रांति के बारे में पूछा गया था, तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है एवं इसके जनक भारत में वर्गीज कुरियन जी हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि बृहस्पति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है या इसे दूसरा सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सूर्य के बाद ये सबसे बड़ा रहता है अर्थात सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह भी है। तो आपको याद रखना है कि दूसरा सूर्य किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है। वहीं पीला ग्रह भी बृहस्पति को कहा जाता है। दोस्तों इसका एक उपग्रह है ज्ञानीमीड, आपको अच्छे से याद रखना है। उपग्रह है ज्ञानीमीड जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। एवं सबसे छोटा उपग्रह पूछ लिया जाए तो डीमोस फोबोस 2 उपग्रह होते हैं मंगल के, उनमें से भी डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। लेकिन यहाँ पर हमने बात बृहस्पति की है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि बृहस्पति का एक उपग्रह ज्ञानीमीड है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है एवं बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 25 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार गाया गया था। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगान की गायन की अवधि कितनी है, तो आपको याद रखना है कि इसे पूरी तरीके से 52 सेकंड में गाया जा सकता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी शॉर्ट टाइमिंग क्या है अर्थात संक्षिप्त अवधि क्या है, तो आपको याद रखना है कि इसे संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड होती है। और हमारा राष्ट्रगान सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वहीं आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन भी कि राष्ट्रगान को कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक पुस्तक से राष्ट्रगान जनगण मन को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था। ऑप्शन दिए गए हैं जनरल के.एस. थिम्मैया, जनरल के.एस. करियप्पा,
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल के.एस. करियप्पा। भारतीय कमांडर इन चीफ हमारे जो भारत के थे वो पहले जनरल के.एस. करियप्पा थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शंस दिए गए हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बाबर ने पूछा जाता है कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किए हैं, तो आपको याद रखना है कि बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए हैं। ये भी पूछा जाता है कि बाबर द्वारा भारत पर किया गया पहला आक्रमण कौन सा था, तो आपको याद रखना है कि बाबर द्वारा किया गया पहला आक्रमण 1519 में किया गया था, जो कि यूसुफजाई जाति के विरोध में किया गया था। वहीं इन्हें बाबर को चगताई तुर्क भी कहा जाता है। उपवनों के राजकुमार के उपनाम से भी बाबर को जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उपवनों का राजकुमार किसे कहा जाता है, और लगातार पेपर्स में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि उपवनों का राजकुमार बाबर को कहा जाता है, एवं इसने टोटल 5 बार भारत पर आक्रमण किए हैं। इसे चगताई तुर्क भी कहा जाता है, एवं इसका पहला आक्रमण 1519 में यूसुफजाई जाति के विरोध में किया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं थाईलैंड में, मलेशिया में, कंबोडिया में या म्यांमार में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है वो किन राजाओं द्वारा बनवाया गया था, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि यह अंकोर वाट का मंदिर शैलेंद्र राजाओं द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉरलॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं कृषि, विज्ञान, साहित्य, चलचित्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। वॉरलॉक पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 1950, 1945, 1947 या 1959। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1959। भारत में पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 से लागू है। भारत में पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। दोस्तों आपको गांव का नाम भी अच्छे से याद रखना है एवं राज्य का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि भारत में पहली पंचायत कब कहाँ खोली गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी गांव में खोली गई थी। दोस्तों गांव भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको गांव का नाम भी याद रखना है कि राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को खोली गई थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? ऑप्शंस दिए गए हैं 50, 60, 61, 55। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61। छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। दोस्तों पूछ लिया जाता है, अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों डेट सेम है लेकिन इनकी सन अलग अलग हैं। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, वहीं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा में के उत्तर में स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं रीवा, रतलाम, भोपाल, इंदौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतलाम। मध्य प्रदेश का रतलाम ज़िला है, यह जो नगर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रतलाम हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में
पशु घनत्व कितना है? ऑप्शंस दिए गए हैं 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 120 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 130 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर या 80 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है 1 किलोमीटर के अंदर 110 पशु रह सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उज्जैन, खरगोन, भोपाल, धार। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं गोंडवाना, सरगुजा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। मध्य प्रदेश में यूरेनियम गोंडवाना और सरगुजा दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। ऑप्शन दिए गए हैं दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या मोलों की संख्या पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोलों की संख्या पर। आपको दोस्तों ये तो याद रखना ही है कि आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर आधारित होती है। वहीं आपको याद रखना है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, तो यह होता है PV बराबर nRT, जहाँ P प्रेशर मतलब दाब होता है, V का मतलब वॉल्यूम अर्थात आयतन होता है, N मोलों की संख्या होती है, R उनकी दर होती है और T समय होता है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आदर्श गैस समीकरण है, तो आपको याद रखना है कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT होता है। वहीं आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं सिनेट नंबर से, एडिटिवस से, ऑक्टेन नंबर से, नो कंपाउंड से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडिटिवस से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता एडिटिवस से प्रदर्शित की जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है। ऑप्शन दिए गए हैं सेंट्रियोल्स की, राइबोसोम की, माइटोकॉन्ड्रिया की या केंद्रक की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रियोल्स की। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में सेंट्रियोल्स पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से देखना है। जैसे कि क्वेश्चन है पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं पुमंग और जायांग, वहादलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग, वहादल और दल या दल, पुमंग और जायांग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वहादलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग। यदि कोई पुष्प पूर्ण पुष्प है तो उसमें ये चारों भाग ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछा जाता है कि पुष्पों में नरों का भाग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है कि नर जनन तंत्र पुमंग होता है, वहीं मादा जनन तंत्र जायांग होता है। वहादलपुंज दोस्तों पंखुड़ी को कहा जाता है, जो कि पंखुड़ी हरी हरी कलर की होती हैं उन्हें। वहीं दलपुंज उनकी पंखुड़ियों, वहादलपुंज जो रक्षा करता है पुष्प की उसे कहा जाता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। वहीं आपसे दलपुंज पूछ लिया जाए तो जो पंखुड़ियाँ होती हैं पुष्प की उन्हें दलपुंज कहा जाता है। पुंगमंग नर जननांग होता है और मादा जननांग जायांग होता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है कि पुष्प के चारों भाग मुख्य होते हैं जो कि दिए गए हैं, एवं कौन सा भाग क्या कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध क्यों जमता है। ऑप्शन दिए गए हैं लैक्टोज के किण्वन से, जीवाणुओं की अभिक्रिया से, अधिक तापन से या फफूंद बनने से।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज के किण्वन से। दूध लैक्टोज के किण्वन के कारण जमता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं अग्नाशय, थायराइड, पिट्यूटरी या तिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है वह फ्यूज ग्रंथि या पिट्यूटरी या इसे ही पोस्टूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ ग्लैंड किसे कहा जाता है, मास्टर और मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि थाइमस ग्रंथि को मास्टर और मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि होती है, वहीं सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ली जाए तो वह होती है लीवर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिए गए हैं द्रव का घनत्व, वायु की गति, भूकंप की प्रबलता या वायु की नमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की प्रबलता। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की प्रबलता मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर का मुख्य संघटक क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, क्लोरीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। गोबर का मुख्य संघटक मीथेन होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न गैसों में किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन का प्रयोग सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों ये इसमें से एक नीली कलर की लौ निकलती है जिसके कारण इसका प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में सिगरेट लाइटर में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मिश्रण है। ऑप्शन दिए गए हैं गन पाउडर, आयरन सल्फेट, पीतल या सूखी बर्फ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पीतल एक मिश्रण है क्योंकि ये कांसा और जिंक से मिलकर बना होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि मिश्रण क्या होता है, जो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर कोई वस्तु बनती है तो उसे मिश्रित रूप कहा जाता है, और पीतल कांसा और जिंक से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीतल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2467 की घात 153 इंटू 341 की घात 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है। दोस्तों हमें इकाई अंक निकालना होता है तो हमें मतलब भी सिर्फ इकाई अंक से होता है। जैसे कि 2467 में हमारा इकाई अंक 7 है तो हमें जो भी करना है 7 का करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी घात है 153, यदि हम 7 का 153 बार गुणा करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम इसे शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, जब भी हमें इकाई अंक निकालना होता है तो हम घात में 4 का भाग देते हैं एवं जो शेषफल आता है उसे घात के रूप में मानकर गुणनखंड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों 153 में हम जल्दी से 4 का भाग दे लेते हैं। तो देंगे तो 4 तिया 12, 3 बार चला जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 3, यहाँ पर होगा हमारे 33, और जब हम 33 में 4 का भाग देंगे तो 4 अट्टे 32, अर्थात हमारा कितना शेष बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। तो 7 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी इंटू 341। यहाँ पर हमें 34 से कोई मतलब नहीं है, 341 के सिर्फ 1 से मतलब है, और 1 की घात दोस्तों कितनी दे रखी है, 72। तो दोस्तों इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 की घात कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, कैसी भी हो, हमेशा गुणा करने पर हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं 7 का जब घात 1 बार है अर्थात 7 एकम 7 इंटू 1 अर्थात 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इस प्रकार हमारा इकाई का अंक हमें 7 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m का 15%
बराबर n का 20% है तो m अनुपात n का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दे रखा है, हमने बताया था आपको जब भी का वर्ड यूज़ करेगा तो हम लोग गुणा लगाएंगे। तो कर लेते हैं जल्दी से, m का की जगह गुणा लगाएंगे 15%, परसेंट हटाते हैं तो बटे में दोस्तों 100 आ जाएगा, बराबर n का की जगह गुणा 20%, 20 ऐसा कैसा, परसेंट हटाया बटे में 100 आ जाएगा। दोस्तों ये 100 से तो 100 कट जाएंगे तो काट लेते हैं और m के बटे में n को ले आते हैं। तो m के बटे में n को ले आए तो ये 15 कहाँ चला जाएगा, 20 के बटे में चला जाएगा, तो चला गया। अब हमें दिख रहा है 20/15, अर्थात हम इसे 5 से काट सकते हैं। तो काट लेते हैं, 5 को 20, 5 तिया 15। हमें निकालना क्या था, m अनुपात n, और m अनुपात n का मान हमारा आ गया 4/3, अर्थात 4:3। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। तो दोस्तों वैसे तो हमें फॉर्मूला ही पता रहता है कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2, लेकिन यदि हमें फॉर्मूला पता नहीं है तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एक वर्ग है और हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो मान लेते हैं वर्ग की एक भुजा a है, तो चारों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, a। तो दोस्तों विकर्ण निकालना है, मान लीजिए बीच में से विकर्ण हुआ ये। अब हमें विकर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज़। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना है हमारा दोस्तों, a है, तो a का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है हमारा, a है, तो a का स्क्वायर। कर्ण हमारा दोस्तों हमें ज्ञात करना है तो हम ऐसे ही लेके चलेंगे। जब हम a स्क्वायर और a स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आ गया हमारा 2a स्क्वायर। लेकिन हमें कर्ण अकेला ज्ञात करना है तो हमें कर्ण का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सामने वाले पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो चढ़ा देंगे दोस्तों। अब हमारा कर्ण बराबर आ गया √2a स्क्वायर, लेकिन हमें दिख रहा है a स्क्वायर है तो इसका एक a बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √2। तो दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, √2 इंटू भुजा। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का देखा गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों जब हमें पता है भुजाएं त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हों तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज का हमें हैरो के सूत्र से इसे सॉल्व करेंगे। और हैरो के सूत्र में हमें पता है क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का अंडर रूट। लेकिन हमें यहाँ पर a दे रखी है, b दे रखी है, c दे रखी है, लेकिन हमें s का मान ज्ञात नहीं है। तो हमें s का मान कैसे निकालते हैं, a प्लस b प्लस c बटे 2। a पहली भुजा, b दूसरी भुजा और c तीसरी भुजा है। तो दोस्तों इसका मान रख लेते हैं, जैसे कि 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9 और 3 12 की 2 हासिल आई 1, 1 2 3 और 1 हासिल आई थी वो जोड़ेंगे तो 4, यानी 42/2। हमारा s का मान जब हम 42 में 2 का भाग दे देंगे तो मिल जाएगा। तो 42 में 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 हम 2, तो s का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 21 आ गया। एवं हमें a, b और c का मान तो दे ही रखा है, तो जल्दी से फॉर्मूले में मान रखेंगे और हमारा आंसर यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रख लेते हैं s की जगह 21, s माइनस a यानी 21 माइनस 13, s माइनस b यानी 21 माइनस 14, s माइनस c यानी 21 माइनस 15 और सभी का अंडर रूट। तो कर देंगे अंडर रूट। चलिए दोस्तों घटा लेते हैं। जब हम 21 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएंगे। 21 में से 14 को घटाएंगे तो 7 बच जाएंगे और 21 में से 15 को घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे और तीनों का अंडर रूट करना है। तो चलिए दोस्तों अब इन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं। तो तोड़ेंगे, जैसे 21 को हम लिख सकते हैं 7 और 3 का गुणा,
8 को हम लिख सकते हैं 4 और 2 का गुणा, या 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 7 को और तोड़ नहीं सकते तो ऐसा ही लिख देंगे, और 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6। अब दोस्तों हमें पता है जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार होती है तो वह अंडर रूट से बाहर केवल 1 के रूप में निकलती है। तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ 7 2 बार है, और जब यह अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितने 7 रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे। 3 यहाँ पर हमारे कितने हैं, 2 हैं, अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो 1 3 रह जाएगा। 2 हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 2 2 बाहर निकाल आएंगे, निकाल दिया। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, और 12 का साथ में गुणा करेंगे तो 84 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 84 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है। दोस्तों कल भी हमने देखा था कि हमें जब भी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर हमें पुल की लंबाई कितनी है ज्ञात करना है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है। हमें पता है जब भी रेलगाड़ी से लंबी कोई चीज़ होती है तो हमें उसकी रेलगाड़ी की लंबाई में उसे जोड़ देना होता है। जैसे कि चाल दे रखी है 45, लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ सेकंड में दे रखा है, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, और ऑप्शन में भी हमें मीटर में है। अर्थात हमें चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, और मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से गुणा करेंगे तो कर देंगे दोस्तों। और हमारी दूरी यानी लंबाई कितनी है, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें दे रखी है 130 मीटर, और एक हमें ज्ञात करना है पुल की लंबाई, तो इसे x मान लेंगे, बट्टे समय दे रखा है 30 सेकंड। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2 पंचे 10, यहाँ बचा पचम 25 इंटू 15। दोस्तों 25 जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 15 में गुणा हो जाएगा। तो करते लेते हैं जल्दी से दोस्तों, 25 और 15 गुणा, 15 5 75 की 5, 8 लाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 375 बराबर यहाँ 130 प्लस x हमारा चल ही रहा है, और हमें x की वैल्यू याद करना है। दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो 375, और 130 यहाँ प्लस का था तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, बराबर x। 375 में से 130 घटा दीजिए दोस्तों, जैसे कि 5 में से 0 जाएगी तो 5, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 245 मीटर पुल की लंबाई आ जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 148 तथा 185 का लघुत्तम समावर्त है। दोस्तों लघुत्तम समावर्त तो हम वैसे भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। जैसे कि कौन से कट रहा है हम देखेंगे, पहले हम 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 185 ऐसे का ऐसा रखेंगे, 2 से ही काट देंगे, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 185 ऐसा का ऐसा। फिर हम 5, अब हमें 37 का तो हमें 37 से ही काटना पड़ेगा, लेकिन हमें 185 का पता है कि हम 5 से काट सकते हैं, तो काट लेंगे। तो काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 बचेंगे, 5 7 35। अब नीचे 37 बच गया है दोस्तों, 37 से कम 37, 37 से कम 37। अब इन चारों का गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं जल्दी से। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 का जब हम 37 में गुणा करते हैं कर लेते हैं, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल आई 1, 2 3 6 और 1 7, अर्थात 740 लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 148 तथा 185 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।